क्योंकि मैं गोद में था तब से मैं थिएटर कर रहा था, मतलब 1 साल की उम्र में। इससे बड़ा ताल्लुकात क्या हो सकता है एक किसी इंसान की जिंदगी में। आपने बहुत सारी फिल्में की है, आपके दिल के करीब कुछ फिल्में जो है उनके बारे में बताइए दर्शकों को। सबसे पहले तो अभी जो आई थी 21 सात खून माफ, हैप्पी न्यू ईयर, कोर्ट, इन गलियों में करके एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म की थी मैंने अविनाश दास सर के साथ। धर्म जी हमारे लिए एक सिंबल, एक आइकॉन है। मेरे पिताजी जब नौजवान थे 1960s में, तो वो बड़े हुए थे धर्म जी की फिल्म देखते देखते। कि देखिए नसीर साहब जो है वो व्यक्तित्व है। अब इतने महान व्यक्ति का बेटा होना मतलब एडवांटेज या डिसएडवांटेज है? नहीं, मैं उस नजरिए से इसे देखता नहीं हूँ कि एडवांटेज। कई लोगों, मेरे दोस्त भी कहते रहते हैं मुझे कि क्या यार तुम पास्ट में जिया करते हो, आजकल की फिल्में देखो। बड़ी बात है कि आप एक राइटर हैं, आपने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है। पहला बुक तो था लिविंग हेल, सेकंड था मिडनाइट फ्रीवे और तीसरा था द फॉरसेकन विल्डरनेस। जैसे कहते हैं द पोएट्री ऑफ द फुटपाथ, जिसके सबसे बढ़िया कवि थे कादर साहब, जिन्होंने इस भाषा को लाया था पहले स्टेज पे और उसके बाद फिल्मों में। सबसे बड़ा जो एक गिफ्ट मिला है मेरे माता पिता से वो है परवरिश। स्वागत है आपका नवकाश में, और आज हम जिन व्यक्तित्व को आपसे मिलवाएंगे वो परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी पहचान खुद के दम पर बनाई है, जबकि वो एक बेहद ही प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। वो एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है, वो एक बेहतरीन अभिनेता है, और जितने बेहतरीन अभिनेता हैं उससे भी बेहतरीन वो इंसान हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने लगभग 20-25 दिन साथ में शूट किया है, और मेरा पहला जो 70 mm पर्दे पर जो स्क्रीन पर मैं आया था, पहली फिल्म हमने साथ में की थी। हम 20-25 दिन साथ में रहे, और एक इंसान को पहचानने के लिए लोग कहते हैं 5 मिनट काफ़ी होता है, और मैं तो 20-25 दिन रहा हूँ, इसलिए मैं इतना ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ। तो मैं स्वागत करता हूँ मेरे दोस्त और इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने अभिनेता विवान शाह का। हेलो नवीन भाई, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, गुड टू सी यू। सेम ईयर। अक्षय माधव। अक्षय और माधव। अक्षय और माधव। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, और काफ़ी समय से हम प्लान कर रहे थे ये शो करने के लिए, लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले काफ़ी 5-6 महीनों से मैं काफ़ी व्यस्त था, तो नहीं हो पाया। और मैं पिछले 2 महीने से भी बाहर में शूट कर रहा था, तो अभी आया वापस बम्बई, और बहुत खुशी की बात है कि हम फाइनली कर पा रहे हैं। हम साथ में हैं, ये काफ़ी है। हाँ एग्जैक्टली, और हम साथ में रहें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले आपका बचपन कहाँ बीता, पढ़ाई लिखाई कैसे की है, थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट होता है। क्योंकि आप एक बेहद ही प्रतिष्ठित परिवार से, आप नसीर साहब के और रत्ना मैम के जो है बेटे हैं, तो लोग जानना चाहते हैं पूरे देश में कि भाई उनके बच्चे कैसे हैं और बड़े लोगों के बच्चे कैसे होते हैं। तो आप थोड़ा अपना बचपन के बारे में बताइए। हम इसी इलाके में पैदा हुए थे और बड़े हुए थे, इसी मोहल्ले में। पेरी क्रॉस रोड कार्ट रोड के नज़दीक है, और 12 साल की उम्र तक यहाँ पे था। उसके बाद में हम 6 साल के लिए, मैं और मेरे भाई बोर्डिंग स्कूल गए। भाई इमाद, हाँ, जब वो 12 के थे 1999 में, और जब मैं 12 का था 2002 में, तो उससे 4 साल बड़े हैं, 3.5 साल। तो जब हम 6 सालों के लिए देहरादून गए बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, तो उस समय हम काफ़ी जुदा हो गए हमारे जड़ों से, जो जड़ यहाँ पे हैं, जो बम्बई के हैं। बेंड्रा बॉय का जो जड़ है, जो बम्बई या जो जड़ है। उसके बाद ये भी एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि बोर्डिंग स्कूल में हिंदुस्तान के हर स्टेट से कोई ना कोई लड़का होता था। तो अभिनेता के लिए तो ये एक बहुत खुशकिस्मती है, क्योंकि अगर आपको किसी भी जगह की बातचीत या बोली या ज़ुबान को पेश करनी हो, तो फिर आपके पास कई सारे उदाहरण हैं, और कई सारे दोस्त लोग हैं, कई सारे तजुर्बे हैं, उनको देखा है, उनके साथ समय बिताया है, उनकी ज़ुबान को सुना है। तो ये एक बहुत ही बेशकीमती चीज़ है एक अभिनेता के लिए, कि पूरा हिंदुस्तान, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ वक्त बिताना, ये एक बहुत ही बड़ी एक ब्लेसिंग है। तो और शायद इसी वजह से मैं जो हमारी जो फिल्म थी कोर्ट, जिसमें
हमने बिहारी भाषा को पेश करने की एक कोशिश की थी। अभी उस कोशिश में कितना सफल रहा हूँ वो तो दर्शक तय करेंगे, लेकिन आप लोग का बहुत मदद था, आप लोग का सहारा था। आपने मेहनत की थी भाई, लेकिन आपको तो पहचान नहीं पा रहे थे लोग, मेकअप लेकिन इतना आप लोग करके ने जो भी है। बहुत मुझे सिखाया उसके बारे में, बिहार के बारे में, बिहार की जो डायलेक्ट, उसकी ज़ुबान के बारे में। और अगर कभी भी मैं गलत कर रहा था, आप लोग आके सुधारते थे। आप गांव वाले आके से घुल मिल भी गए थे। एग्जैक्टली और वहाँ पे बिहार शरीफ में तुंगी गांव में 2 महीनों बिताना, वो बहुत ही मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तजुर्बा रहा था। ऐसे एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कहा जा सकता और था। साथ में संजय सर का आशीर्वाद। संजय सर का आशीर्वाद, उनके साथ एक्चुअली मेरी दूसरी फिल्म थी। हमने उसके पहले भी एक फिल्म की थी, लाली की शादी में लड्डू दीवाना। और रुचि की बात यह है कि उस फिल्म के पहले ड्राफ्ट में वो जो कहानी की सेटिंग थी वो बिहार थी। तो एक्चुअली क्या है ना कि उस समय पे ही संजय सर मुझे बिहारी डायलेक्ट सिखाने लग गए, उसी समय 2015 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी शूटिंग बिहार में ना हो पाई, तो उसकी वजह से स्क्रिप्ट के हिसाब से कहानी का जो सेटिंग है वो चेंज करना पड़ा, और वो फाइनली फिर बड़ौदा हो गया। और हमारा जो जो जिस शहर से हम आते थे, जो जहाँ की जो बोली जो बातचीत थी, वो एक ऐसे नॉन डिस्क्रिप्ट जगह थी, शायद यूपी या एमपी में, तो इसमें भाषा का ज़्यादा फोकस एम्फोसिस नहीं था। तो लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 2015 में ही संजय जी के साथ बिहारी भाषा सीखना मैंने शुरू कर दिया था, और उसका अमल फाइनली 2018 में करने को मिला जब हम कोट कर रहे थे। नहीं, लोग तो पहचान नहीं पा रहे थे। मैं खुद अपने घर की बात बताऊं तो वो जब फिल्म देखे तो अलग ही चेहरा है, हाँ। मेकअप अलग है, सब कुछ अलग है। बाद में सेल्फी दिखाई, अरे ये लड़का है क्या? और एक्चुअली संजय जी ने भी बहुत बहुत मदद किया मेरा वहाँ पे, बहुत। उनने उनके ब्रदर इन लॉ पप्पू जी जो वहाँ पे हैं हमारे साथ थे, और उनके भांजे अक्षत जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, इन सब ने उसके दोस्तों के साथ बैठना उठना बैठना मिलना जुलना, और कह सकते हो कि उसकी जो टूल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं जिसे वो इस्तेमाल करता है, वो ज़िंदगी है। और वो ज़िंदगी के सारे हिस्से हैं, चाहे आप आपके दोस्त लोगों से आप काफ़ी कुछ पा सकते हो, आपके कॉलीग्स के साथ। ये बहुत ही हमारे प्रोफेशन का एक बहुत ही अनोखा हिस्सा है कि हम अपने ज़िंदगी जीवन को जो कुछ भी देखते हैं ऑब्जर्वेशन के दौर पे, उसे इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। मैं चलिए एक सवाल आपसे, चूँकि आप लीड हीरो रहे हमारी फिल्म के, मैं दर्शकों को बेसिकली आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि कभी हम लोग टीवी इंटरव्यू में बैठे नहीं साथ जी। में। कोर्ट क्यों देखनी चाहिए, हर किसी को देखनी चाहिए? कोर्ट एक बहुत ही नाजुक फिल्म है मेरे हिसाब से, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, जो शायद मैं संदेश नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि कला में शायद संदेश का होना ज़रूरी नहीं है। कई बार एक बात कही जा सकती है कला के रूप में, संदेश दिए बिना बस दर्शक के कल्पना और जहन में अगर सोच विचार का मौका मिले तो वो ही काफ़ी है। और मुझे लगता है कि कोर्ट वैसी ही फिल्म है जो दर्शक को काफ़ी कुछ देगी सोचने के बारे में, और मेडिटेट करने के बारे में, रिफ्लेक्ट करने के बारे में, कि क्योंकि हमारे समाज की जो एक चित्र जो मिली है कोर्ट से, और ख़ास करके जिस जगह की कहानी है, वो मेरे हिसाब से दर्शकों को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मेरी आंखें खुल गई तुंगी गांव में रह करके, बिहार शरीफ गांव में रह करके 2 महीना। ऐसे कह सकते हैं कि आंखें खुल गई, दिल खुल गया, रूह खुल गई, क्योंकि ये एक हिंदुस्तान का हिस्सा है जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। बिहार में जाना, मुझे तो लगता है कि अगर आपने बिहार ना देखा हो तो शायद हिंदुस्तान ही ना देखा हो। मैं भी कह सकता हूँ ये ना, चीज़। अगर आप, अब बिहार हमारी रीढ़ की हड्डी है, देश की रीढ़ की हड्डी है, और जब आप वहाँ पे जाते हो और तो ऐसा लगता है कि एक देश का एक चित्र मिलता है वहाँ पे, एक बहुत ही अनोखा, रंगीन, दिलचस्प, भयंकर चित्र मिलता है। बिहार की अपनी तो खासियत है जी। और जिस हिसाब से आप रच बस गए थे, लगा नहीं कि आप एक बैंड्रा बॉय होके आप फिर एक बिहारी बॉय बन गए हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताता हूँ आपको कि जो बैंड्रा बॉय का जो आजकल जो चित्र है लोगों के दिमाग में, लोगों को लगता है कि बांद्रा के जो वासी हैं
वो कोई बहुत ही ऐसे रईस टाइप के लोग हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बांद्रा जो था, जिस बांद्रा में मैं बड़ा हुआ था, उसमें चरित्र बहुत था, उसमें अमीरी इतनी नहीं थी, चरित्र, पर्सनैलिटी थी जगह में, रंगीन किस्म के लोग थे। एक क्रिश्चियन कैथोलिक सब कल्चर, मुस्लिम सब कल्चर, सिंधी, मराठी, कोली जो फिशर फोक्स हैं। आज का जो बांद्रा है बहुत ही अलग बांद्रा है, जहाँ पे जो मतलब जो ऐसे बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट्स वगैरह जो आ चुके हैं बहुत सारे। इसमें एक अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है जेंट्रिफिकेशन, और जेंट्रिफिकेशन हुआ है बांद्रा का, जो कई सारे दूसरे शहरों का भी हुआ है। जैसे ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है जब लोग न्यूयॉर्क के बारे में बात करते हैं, ब्रुकलिन, जो बांद्रा के बहुत ही सिमिलर है बांद्रा से, क्योंकि 90s में जो बांद्रा में, जिस बांद्रा में मैं बड़ा हुआ था, वो एक बहुत ही दिलचस्प बांद्रा था। वो बांद्रा नहीं है जो लोग आज सोचते हैं कि एक बहुत ही एक सो कॉल्ड पॉश नेबरहुड है। आप एक अभिनेता हैं, आपने अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, और उससे भी बड़ा क्या है कि आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं जी, और आपने बड़े बड़े प्ले किए हैं जी। उससे भी बड़ी बात है कि आप एक राइटर हैं, आपने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। तो तीन चीज़ों बड़ी में बड़ी किताबें नहीं, छोटी दो दो मतलब नॉर्मल तो 200-300 पन्नों की जो किताब होती हैं, तीसरी वाली थोड़ी सी बड़ी थी बस, हाँ। क्योंकि वो हार्ड कवर थी तो बड़ी लगती है। किताबें जो है, हालांकि सबसे बड़ी तो हाँ। पहली वाली थी, वो 300 पन्नों के ऊपर थी, हाँ, और तीसरी वाली भी शायद थी, लेकिन आई थिंक दूसरी वाली 300 पन्नों के नीचे थी, तो वो हाँ। उसको बड़ा तो नहीं कहा तो चलिए जाता। तीनों बुक का टाइटल बताइए दर्शकों को। पहला बुक तो था लिविंग हेल, सेकंड था मिडनाइट फ्रीवे, और तीसरा था द फॉरसेकन विल्डरनेस। और आपको पता है ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो पहले दो किताब थे वो पल्प हार्ड बॉइल्ड क्राइम फिक्शन थे। जैसे दर्शक शायद जानेंगे कि नहीं, जो हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही एक बढ़िया ट्रेडिशन है इस जॉनर को लेकर के, जैसे सुरेंद्र मोहन पाठक के जो उपन्यास होते थे, और वेद प्रकाश जो क्राइम नॉवेल्स, ऐसे बहुत ही ल्यूरिड टाइटल्स होते थे, जैसे 65 लाख की डकैती, 65 लाख की वो डकैती, टाइप हाँ। के एकदम, और खतरनाक कोई मशीन गन पकड़ा हुआ है कवर पे, और पहले अखबारों में भी ऐसे ही ऐसे आता था आते थे। ना। एग्जैक्टली, और रेलवे स्टेशन पे बेचे जाते थे। हाँ। जो हार्ड बॉइल्ड पल्प जॉनर है, मेरे पहले दो किताब उस ट्रेडिशन के लिए एक ओमाज थे, और जो तीसरी किताब है जो फॉरसेकन विल्डरनेस है, वो एक एडवेंचर नॉवल है, साइंस फिक्शन नॉवल भी है। और लेकिन मैंने शायद लिखना इस उपन्यास और साहित्य के साथ जुड़ाव तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन आई थिंक 24 साल की उम्र में मुझे एक एपिफनी सी हुई कि प्रोज और साहित्य शायद एक ही इकलौता माध्यम है जिसमें आई थिंक वो, और शायद ड्राइंग, जिसमें आपको सिर्फ एक कलम और कागज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपको ना ही पैसों की, ना ही फिज़िकल रिसोर्सेज की, ना ही लोगों की, ना ही लोगों के वक्त की। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक लिबरेटिंग चीज़ थी कि एक सिर्फ केवल एक कलम और कागज़ के साथ आप अपना काम खड़ा कर सकते हो। अगर एक कुछ संदेश की बात कर रहे थे, तो कोई संदेश देना चाहूँगा नौजवानों को, तो यही कहूँगा कि एक ऐसा कला का रूप, एक ऐसा आर्ट फॉर्म आप चुनिए, एक ऐसा माध्यम चुनिए जिसमें ज़्यादा रिसोर्सेज और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो आप खुद कर सकते हो। जैसे आप कवि बन जाइए, आप लेखक बन जाइए, लेखक बन जाओ। आपने दिमाग में सोचा, आपने सुनाया, लोगों को पसंद आया, तो मनी फॉलोज यू, फेम फॉलोज उसे यू। एग्जीक्यूट करने में आपको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप कोई भी अलग अलग आर्ट फॉर्म्स पकड़ लीजिए, जैसे फिल्म मेकिंग पकड़ लीजिए, वो स्क्रिप्ट लिखना 50% युद्ध है, अगला 50% ये है कि वो जो स्क्रिप्ट आपने जो लिखा है उसको जीवित कैसे किया जाए, उसको मटीरियलाइज कैसे किया जाए। लेकिन जब आप किताब लिखते हो तो वो तो ख़त्म ही, वो बन चुकी है, वो काम समाप्त है, ख़त्म है वो। तो वो बहुत लिबरेटिंग बात है कि आप ऐसा एक माध्यम पकड़िए जो आप कर पाओगे, जिसमें आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, मेरा सवाल अभी फिर से बचा हुआ है। तो एक अभिनेता जी, एक थिएटर आर्टिस्ट और एक राइटर जी, सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है विवान साहब? तीनों में मज़ा आता है, क्योंकि तीनों बहुत ही जुड़े हैं। एक अभिनेता और एक लेखक का जो काम है बहुत ही उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों में एक संवाद है, दोनों अब एक में तो अभिनय में हम आई थिंक अपने जेस्चर्स या फेशियल एक्सप्रेशंस या बोली से, बातचीत से, वोकल डायलॉग डिलीवरी से हम पेश करते हैं।
लेकिन प्रोज में, साहित्य में शब्दों के साथ, शब्दों के अनुसार, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के साथ। तो दोनों जो माध्यम है, दोनों कम्युनिकेशन के बारे में ही है, एक्टिंग और राइटिंग। तो इनमें एक्चुअली ज़्यादा फर्क नहीं है। ज़्यादा फर्क नहीं जी। है। आपने बहुत सारी फिल्में की है, आपके दिल के करीब कुछ फिल्में जो है उनके बारे में बताइए दर्शकों को। सबसे पहले तो अभी जो आई थी 21 सात खून माफ, हैप्पी न्यू ईयर, कोर्ट, इन गलियों में करके एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म की थी मैंने अविनाश दास सर के साथ, जो भी बिहार के हैं, जिनने अनारकली आवारा बनाई थी। हाँ। और लेकिन वो कहानी हालांकि बिहार में सेट नहीं थी, वो लखनऊ की कहानी है, जो यूपी की कहानी है। और उसमें दिलचस्प बात ये थी नवीन भाई कि उसके ठीक शायद 3-4 साल पहले ही मैंने कोट किया था। तो जो बिहारी भाषा थी अभी तक सवार थी हम पे, तो हमारा संघर्ष उसमें था। बड़ा इन्फेक्शस लैंग्वेज है ना, अगर एक बार तो इसमें चैलेंज ये था कि जो बिहारी भाषा है और जो अवधी भाषा है, उन दोनों में अंतर कैसे ढूंढना। तो जो बिहारी भाषा मैंने सीख रखी थी उसे इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। तो वो बहुत ही अभिनय के दौर में, जैसे मैंने कहा कि बोर्डिंग स्कूल में हर स्टेट के लोगों से मिलने, हर शहर के लोगों से मिलने को मौका मिला। और इसमें बहुत ही बारीकी से अविनाश सर के मदद के साथ, और पुनर्वासु जो हमारे लेखक थे, जो बहुत ही खूबसूरत लेखक हैं, उनके मदद के साथ मैंने एक ऐसा फ़र्क ढूंढा अवधी भाषा और बिहारी भाषा में। और होपफुली अगर कोई भी दर्शक देखना चाहेगा दोनों फिल्मों को और कंपेयर करना चाहेगा, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये बिहारी भाषा और अवधी भाषा में ऐसे बहुत ही छोटा सा फ़र्क है ना, मतलब सिमिलैरिटीज़ भी हैं, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा, काफ़ी इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस भी हैं। हाँ, ये तो है। हाँ। अवधी, ब्रज, ब्रज, और जो ब्रज हाँ। ज्यादातर मध्य प्रदेश में होता है ना, कि नहीं यूपी ब्रज में? आपका मथुरा के आसपास। मथुरा के आसपास। हाँ। ओके, ये हो गया। अवधी जो है आपका अवध, अयोध्या और लखनऊ के आसपास का। करेक्ट। इधर मध्य प्रदेश में बुंदेलखंडी बोली जाती है। अच्छा। थोड़ा सा पार्ट यूपी का, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का, ऐसा करके है। तो चलिए एक एक सवाल में एक एक फिल्मों को खत्म करते हैं। हाँ, और एक्चुअली एक भी ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैंने ब्रज भाषा भी की थी। एक जी थिएटर, जी5 पे आपको मिलेगा वो। सीमा पावा जी के साथ हमने एक प्रेमचंद जी की कहानी की थी, गुल्ली डंडा। तो वो बेसिकली एक सिने प्ले था। 5-6 एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने अलग अलग कहानियाँ को परफॉर्म किया था। तो उसमें ब्रज भाषा करने, ब्रज भाषा के आसपास से आपके परिवार का बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है जी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं आपके परिवार से लोग। पूछने वाला था आपसे कि ज़्यादातर मेरे समझ में तो ये है कि वेस्ट यूपी जो है वो ज़्यादा उर्दू बेल्ट है, और ईस्ट यूपी जो है ज़्यादा हिंदी भाषी बेल्ट है। करेक्ट? ऐसा उर्दू सार्वभौमिक है। जी। उर्दू एक लैंग्वेज है। हाँ। वो उर्दू, हमारे यहाँ भी जो लोग उर्दू बोलने वाले, लिखने वाले हैं वो हैं। हाँ। जैसे प्रेमचंद जी एग्जैक्टली उर्दू और हिंदी, लेकिन वो ईस्ट यूपी के हैं, प्रॉपर ईस्ट यूपी के। इलाहाबाद जो है, हाँ, एग्जैक्टली बनारस के पास में है लमईगांव। तो पूरे ईस्ट यूपी के, बट उन्होंने शुरुआती जो लिटरेचर है वो उर्दू में लिखा है बाद में। तो उर्दू और हिंदी दोनों है ना, दोनों बहनें, दोनों जैसे एक, दोनों नदियों का एक संगम है। तो वैसे ही करके है। तो उर्दू ऐसा नहीं कह सकते कि इस राज्य की भाषा या इस पर्टिकुलर जगह की भाषा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन उर्दू ये बात है कि हिंदुस्तान की भाषा है, उर्दू पाकिस्तान की भाषा नहीं है, क्योंकि वहाँ की भाषा सिंध और पंजाबी है। एग्जैक्टली, ठीक है। उर्दू हमारी प्रॉपर हिंदुस्तानी भाषा है, और यहीं पे डेवलप हुई है। और सभी भाषाओं से मिलके थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके, क्योंकि भाषाएं इसी तरह डेवलप होती है। कई सारे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जो भाषा अभी हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं, इसको हम बेसिकली खड़ी हिंदी नहीं बोल सकते। खड़ी हिंदी दिल्ली के आसपास होती है। लेकिन ये लैंग्वेज है कि मैं बिहार से हूँ, बॉम्बे में काम कर रहा हूँ, आप बांद्रा के हैं, आपने 4 ये करके रखे हैं, तो धीरे धीरे वो डेवलप कर जाता है। बांद्रा की भी जो भाषा है बहुत दिलचस्प भाषा है, जो बम्बईया, जो प्रॉपर बम्बईया जुबान है। बेसिकली वो हम सचिन के ऐड में सुना करते थे। पुरानी फिल्मों में देखने को मिलेगा, जैसे संजय दत्त की फिल्मों में, या कादर साहब की फिल्मों में, या जैकी श्रॉफ की फिल्मों में, जो प्रॉपर जो बम्बईया भाषा है, जो कई बार कैरिकेचराइज किया जाता है। जब हम दिखाते हैं ना फिल्मों में, तो सब अपन टपन आरेला जारेला ऐसा बन जाता है। लेकिन जो असली जो भाषा है बहुत ही रंगीन भाषा है, और कई सारी फिल्में हैं जिन्होंने उसे बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर किया है। जैसे एक तो हमारा सबसे मनपसंद है सलीम लंगड़े पे मत रो,
सईद मिर्जा की जो फिल्में हैं, अच्छा, सलीम और लंगड़े सलीम पे लंगड़े मत पे रो, मत रो, और हमारे पिताजी के साथ उनने एक फिल्म बनाई थी एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। हाँ। और जो मैं बांद्रा की बात कर रहा था ना, जो पुराना बांद्रा है, जो कैथोलिक, जो क्रिश्चियन गोवन पोर्चुगीज बांद्रा है, वो आप उसे समझने के लिए एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है देखिएगा। हाँ, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही खूबसूरत है, मेरी सबसे मनपसंद फिल्म है। हाँ। हाँ तो एक हाँ, फिल्मों के बारे में, हाँ। एक सवाल में एक फिल्म को निपटा देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। तो थोड़ी सी हैप्पी न्यू ईयर की यादें ऑन सेट हैप्पी न्यू ईयर कैसा रहा, इतना क्योंकि इतना खूबसूरत एक एक्सपीरियंस था हमारा, बहुत ही एक एक बहुत ही गंभीर तजुर्बा रहा, और उसका बयान देना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि एक अलग ही दुनिया थी, नाच गाना की दुनिया, जो डांस की दुनिया जो है, जो एक ट्रेडिशनल बॉलीवुड फिल्म की दुनिया जो है, जो अभी मैं एक्चुअली इस उम्र में ज़्यादातर उसे स्टडी करने लग गया हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली पिछले 1-2 सालों से ज़्यादातर पुरानी हिंदी मेन स्ट्रीम फिल्मों को ज़्यादा देख रहा हूँ और उनका मज़ा ले रहा हूँ, जो हम सब, जो फिल्मों हमने बचपन में देखी थी, जो हम बड़े हुए थे उन फिल्मों में। और हैप्पी न्यू ईयर एक बहुत ही उन फिल्मों के परंपरा में ही एक हिस्सा है। हैप्पी न्यू ईयर एक बहुत ही क्लासिक फिल्म कहा जा सकता है, जिसमें नाच गाना है, जिसमें बहुत सारा इमोशन है, ड्रामा है और कॉमेडी है। सबसे ज़रूरी बात तो ये है, और ये भी एक बहुत खुशी की बात है कि आजकल ज़्यादातर जब भी मैं हैप्पी न्यू ईयर के फैंस से मिलता हूँ, तो वो उस समय पे बच्चे थे। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि हैप्पी न्यू ईयर ने बहुत सारे बच्चों के दिल को छुई थी और बहुत प्रेम मिला है बच्चों से। बहुत फेमस मूवी रही है एग्जैक्टली, बहुत, और बहुत लोगों के दिल के बहुत ही करीब है ये फिल्म, लेकिन खास तौर पे बच्चों के दिल के बहुत ही करीब है। मैं कपिल शर्मा शो देखा करता था मैं, हाँ, हमेशा। आप गए थे कपिल शर्मा शो में शाहरुख साहब और अभिषेक जी के साथ में, तो वो पूरा एपिसोड देखा, तब मैंने नहीं सोचा था मैं आपके साथ फिल्म करूंगा। लेकिन ये भी बहुत ही कमाल की चीज़ है कि हैप्पी न्यू ईयर करते समय मुझे बहुत ही नज़दीकी से देखने को मिला कि एक बॉलीवुड गाना, एक बॉलीवुड सॉन्ग कैसे क्रिएट किया जाता है ना। बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है ये कि तो है। बॉलीवुड गाना जो होता है उसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या क्या कितना मेहनत जाता है, कोरियोग्राफी हो या जैसे इतने सारे एलिमेंट्स हैं उसमें। सिर्फ कोरियोग्राफी तो सबसे उसका अहम हिस्सा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो अभी याद करूँगा तो कन्फेटी ब्लास्ट होते थे और बहुत सारी चीज़ें होते थे, पायरोटेक्निक्स होते थे। ये बहुत ही दिलचस्प है कि उसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक बॉलीवुड, सिर्फ आइटम नंबर नहीं बल्कि एक बॉलीवुड सॉन्ग को, एक बॉलीवुड प्रॉपर बॉलीवुड म्यूजिकल नंबर को। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उसको नज़दीकी से देखना कि वो कैसे बनता है, और बहुत सीखने को मिला हैप्पी न्यू ईयर, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे जो सबसे ज़्यादा काम आपका पसंद आया जिस मूवी में, वो है सात खून माफ। सात खून माफ, हाँ। सात खून माफ मैं हॉल में नहीं देख पाया था जी। और मुझे पता नहीं था कि आप उसमें हो जी। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था, आपके साथ फिल्म कर चुका था मैं। हाँ। तो फ्लाइट में ट्रैवल करते हुए एयर इंडिया में आता है ना। अच्छा, आपने बाद में देखा? हाँ, कोर्ट के बाद देखा? कोर्ट के बाद देखा मैंने। अरे वाह, मैंने देखा, अरे ये तो इसमें विवांशा है। उसमें भी काफी ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद मैंने देखा कि इसमें सिर्फ विवांशा ही है। उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन काफी था कोर्ट के ही तरह, क्योंकि उसमें 17 या 18 साल के नौजवान का किरदार निभाते निभाते वो किरदार कुछ 40-45 साल का हो जाता है, और उसमें प्रोस्थेटिक्स का हाथ भी था। लेकिन एक्टिंग के दौर में बहुत ही एक फैसिनेटिंग चैलेंज था कि एक, क्योंकि उस समय पे मैं 20 साल का था और किरदार प्ले करना था 40-45 साल का। वो केवल प्रोस्थेटिक से नहीं किया जा सकता है, बल्कि बॉडी लैंग्वेज से, आवाज़ से, और विशाल जी के जीनियस से। विशाल जी हमारे सबसे मनपसंद निर्देशक हैं, और उनके साथ काम करना एक बहुत ही एक सपना पूरा होना जैसा हो गया था। एक बहुत ही एक ड्रीम कम ट्रू थी हैप्पी सात खून माफ, दोनों फिल्में। लेकिन सात खून माफ हमारी पहली फिल्म थी और हमारे लिए हमेशा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म रहेगी। उस समय प्रियंका चोपड़ा अपने जी, और उनका परफॉर्मेंस कितना खूबसूरत है ना, प्रियंका चोपड़ा का। उनका ट्रांसफॉर्मेशन आप देखिएगा। हाँ। कि इतना करेजियस परफॉर्मेंस है उनका, बहुत ही इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस, बहुत इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस है। सात खून माफ बहुत ही गजब की फिल्म है, और बहुत ही अनोखी फिल्म है, बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म है, अहेड ऑफ इट्स टाइम शायद। लेकिन मैं तो नहीं मानता ये सब अहेड ऑफ इट्स टाइम वगैरह ऐसी चीज़ों में, लेकिन उस फिल्म को भी बहुत बहुत
कुछ यूनिकनेस है उसमें बहुत प्रेम मिला है पिछले 15 सालों में। बहुत लोग मिलते हैं जो बहुत ही पसंद करते हैं मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स को बोलते हुए देखा है सात गुण माफ के बारे में। हाँ। एक कल्ट फिल्म बन गई है। कल्ट फिल्म बन गई है। 21 के बारे में कुछ यादें साझा कीजिए धर्मेंद्र साहब के साथ। बहुत ही 21 तो हमारे लिए अभी मैं कैसे बयान दूं कि इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा था, एक ब्लेसिंग था हमारी ज़िंदगी में 21। श्री राम सर के साथ काम करना, अगस्त्या के साथ काम करना, जयदीप अहलावत के साथ काम करना, धर्म जी के साथ अनफॉर्चुनेटली हमें काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारे जो, अगर आप फिल्म देखोगे, जो दोनों ट्रैक्स हैं वो उनके टाइमलाइंस अलग हैं। क्योंकि आधी फिल्म 1971 में होती है और आधी फिल्म 2001 में, तो ज़्यादातर धर्म जी के पोर्शंस जो हैं 2001 में होते हैं, अरुण खेतरपाल के इंतकाल के बाद, कि उनकी मृत्यु के बाद। धर्म जी हमारे लिए एक सिंबल, एक आइकॉन है, और हमारे पिताजी के लिए भी एक आइकॉन थे। क्योंकि मेरे पिताजी जब नौजवान थे 1960s में, तो वो बड़े हुए थे धर्म जी की फिल्म देखते देखते, जैसे जो सिंगल स्क्रीन्स नैनीताल और मसूरी के सिंगल स्क्रीन्स में थे। और मेरे पिताजी के लिए धर्म जी एक, ही वॉज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ और सॉर्ट ऑफ हर्क्यूलीज फिगर, यू नो। जैसे उनकी फिल्म फूल और पत्थर, जो शायद मेरे हिसाब से पहली दफ़ा है जब एक बॉलीवुड हीरो ने अपना शर्ट उतारा था और अपना बॉडी दिखाया। दारा सिंह जी ने भी शायद किया होगा उस समय पे। और हकीकत, कितनी सारे खूबसूरत फिल्में हैं धर्म जी एक बहुत ही, उनका एक अहम हिस्सा है हम सब फिल्म लवर्स के दिलों में। धर्म जी हमेशा एक टाइटन है, एक हरक्यूलियन फिगर है हमारे लिए। आपने अपनी बातों में पिताजी का जिक्र किया जी। मैं एक सिंपल सा, बहुत साधारण सा सवाल करना चाहता हूँ कि देखिए, नसीर साहब एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक अभिनेता नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, और आप उस इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट नहीं है। बेसिकली आप उसी घर में रहते हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट भी हूँ। हाँ, स्टूडेंट भी हैं। तो सुबह शाम, हाँ, मतलब नसीर साहब को फेस करना, आप समझ रहे हो, जैसे एक टीचर से डरते हैं ना, एक प्रिंसिपल से डरते हैं, तो एक प्रिंसिपल से डरना, एक इंस्टीट्यूशन ही मान लीजिए पूरी यूनिवर्सिटी, ये एक आदमी बन के आ जाए, एक पूरी किताबों की पूरी लाइब्रेरी है, तो सुबह शाम फेस करना कितना डिफिकल्ट रहता है। नहीं, शुक्र है कि वो जो प्रिंसिपल या जो टीचर का डर जो था, वो जब मुझे पढ़ाई सिखाते थे उस समय पे था। ग्रेजुएशन के बाद उतना नहीं रहा, क्योंकि जब एक्चुअली सिर्फ अभिनय नहीं, बल्कि वो पढ़ाई में भी बहुत मदद करते थे। और बहुत ही कमाल की बात ये भी है कि जो हिंदी ग्रामर और हिंदी लिटरेचर के जो कोर्सेज होते थे बचपन में स्कूल में, उनमें वो ज़्यादातर मुझे बहुत मदद करते थे। जो हिंदी शॉर्ट स्टोरीज़, और जो बहुत ही कठिन हिंदी शॉर्ट स्टोरीज़ हमारे ICSE सिलेबस में हुआ करते थे, तो बाबा ने बहुत ही एक्चुअली समझाया, उनको अनरेवल किया, डीमिस्टिफाई किया उनका। तो शब्दों के साथ एक रिश्ता पैदा करना, बाबा लैंग्वेज के साथ एक रिश्ता पैदा करना, वो बहुत कुछ। सबसे ज़्यादा मैंने बाबा से और माँ से भी सीखा, लेकिन वो हमारे अध्यापक थे, जैसे आपने कहा, बिल्कुल। सिर्फ केवल एक्टिंग के मामले में नहीं, बल्कि शिक्षा के मामले में भी। तो जैसे आप कह रहे हो ना कि जो प्रिंसिपल या एक टीचर का डर रहता है, वो जब मैं एक विद्यार्थी था उस समय तक ही था। उसके बाद जब मैं बड़ा हो गया तो वो डर थोड़ा सा कम होते गया। और रत्ना मैम का, हाँ, वो भी खुद में एक इंस्टीट्यूशन है। तो दो इंस्टीट्यूशन और सामने आप बैठे हैं, इमाद भाई बैठे हैं, तो ये हमारा एक बहुत ही सबका, पूरा परिवार का एक बहुत मीठा रिश्ता है, दैट ऑफ व्हाट यू कैन से टीममेट्स एंड ऑफ किंड्रेड स्पिरिट्स एंड ऑफ कोलैबोरेटर्स। क्योंकि हम थिएटर में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो कॉन्स्टेंटली एक कोलैबोरेशन सा। हाँ, मेरे नाना जी बायोलॉजी के टीचर थे। अच्छा। तो खाते पीते, हाँ, अब बायोलॉजी का जिक्र होता था। हाँ, जिक्र, जब खीरा खा रहे हैं तो उसमें क्या है, ककड़ी खा रहे हैं तो उसमें क्या है, तो स्वाद से ज्यादा उसमें विटामिन, प्रोटीन और ये न्यूट्रिशन का मतलब वो जिक्र दिमाग में आ रहा है। ये टिश्यू, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये खाने का एक्सरे हो रहा है पूरा, मतलब जो है। तो वो वही चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि घर में अगर, लेकिन वो भी जैसे बायोलॉजिस्ट खाने का एक्सरे करेगा, सिमिलरली एक अभिनेता या निर्देशक उनके माध्यम का एक्सरे करेगा। तो सिमिलरली जैसे एक नाटक हो या कोई एक उपन्यास हो या फिल्म हो, उसका एनालिसिस या उसके बारे में बातचीत, उसका एग्जामिनेशन ज़रूर होता है घर पे, बातचीत में, कॉन्वर्सेशन में। और बहुत ही एक एनिमेटेड डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स भी होते हैं, कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। लेकिन एक पुराना कहावत है कि यू कैन ओनली आर्ग्यू विद समवन विद हुम यू आर इन फंडामेंटल अग्रीमेंट। यस ना, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब
किस्मत वाले हैं आप, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आप ऐसे घर में पैदा लिए बिल्कुल। जहाँ शिक्षा ही शिक्षा थी, मतलब जो बिल्कुल, है बिल्कुल, एडुकेशन बिल्कुल का यार। बहुत बड़ा, क्योंकि पूरे आप 2-3 जनरेशन से मतलब जी। एडुकेशन जो है उनका आशीर्वाद रहा है ये करके। जी। चलिए अब आते हैं थिएटर पर, हाँ, जो आपके दिल के सबसे करीब है, ये मैं जानता हूँ। हाँ। आप बिल्कुल, 3 जो बिल्कुल, आपको बिल्कुल, चुनने के बिल्कुल, लिए मैंने बिल्कुल, बोला था, बिल्कुल। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ मित्रता के स्तर पर कि आपके दिल से अगर कुछ जुड़ा है वो है थिएटर। सबसे क्योंकि इसकी वजह तो ये भी है कि क्योंकि मैं जब से मैं गोद में था तब से मैं थिएटर कर रहा था। मतलब 1 साल की उम्र में। इससे बड़ा ताल्लुकात क्या हो सकता है एक किसी इंसान की ज़िंदगी में, किसी माध्यम के साथ। क्योंकि मैं साहित्य के साथ भी उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन थिएटर के लिए शायद प्यार ज़्यादा है जज़्बाती वजहों से, इमोशनल रीज़न से। और ज़रूर थिएटर के साथ, थिएटर हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। और एक बहुत ही एक बढ़िया चीज़ ये भी रही है कि फाइनली 15 साल के बाद मैंने एक नाटक लिखा था अपनी जवानी में 2010 या उस समय पर, जब मैं 20 साल का था, सात खून माफ के ही समय पे, जो फाइनली मैंने पिछले साल, इस साल एक्चुअली फाइनली उसे स्टेज कर लिया। तो ये मेरे लिए यार नवीन भाई बहुत ही एक फुलफिलिंग सी चीज़ थी, बहुत ही एक ड्रीम कम ट्रू थी। एक सपना पूरा हो गया, एक उम्मीद और कोशिश जो बहुत बहुत सदियों से चल रही थी वो फाइनली एक पूरा हो गया। तो उस नाटक का नाम है फुकटिया। और जैसे मैं कह रहा था ना, बांद्रा जो हमारे जो मोहल्ले और इलाके की जो भाषा है, जो सब कल्चर है, जो किरदार है, जैसे जो खास करके जो बम्बैया जो ज़ुबान है, जो भाई लोगों की जो भाषा है, टपोरी मवालियों की जो भाषा है, वो पूरी नाटक उस विषय नाटक का वो ही है और उसके बारे में ही है। फुकटिया देखने वालों की भीड़ मैंने देखी, जी। मुझे टिकट नहीं मिली, मैं गेट के बाहर खड़ा रह गया, थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया था। बहुत ही मज़ेदार तो नाटक है। वो स्टारडम मैंने देखा कि अरे, एक अरे। नाटक का वो क्या ऑडियंस हो सकता है, क्या क्राउड हो सकता है, और मैं पहचान रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मतलब कौन कौन से लोग आए थे देखने के लिए। क्योंकि बहुत उसमें जो ऑडियंस थी ना, हाँ। वो आम ऑडियंस नहीं थी, वो कोई ना कोई नॉन लोग थे। नहीं, ऑल्सो ये भी बात है कि जो सड़क की जो भाषा है, जो सड़क की जो ज़ुबान है, आई थिंक वो देखने का मौका स्टेज में मिलना ज़्यादा होता नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जो लैंग्वेज स्टेज पे पेश किया जाता है वो क्लासिकल लैंग्वेज होता है, या तो अंग्रेज़ी या हिंदी में। और लेकिन मेरी इच्छा ये थी इस प्ले के साथ कि जो जो जैसे कहते हैं द पोइट्री ऑफ द फुटपाथ, जिसके सबसे बढ़िया कवि थे कादर साहब, जिन्होंने इस भाषा को लाया था पहले स्टेज पे और उसके बाद फिल्मों में जैसे अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, इतनी लेजेंडरी राइटर लेजेंडरी, कादर खान। एग्जैक्टली इतनी सारी फिल्में, लावारिस, शराबी, नमक हराम, नॉट नमक हलाल। नमक हराम उन्होंने लिखा था, ऑल द वे अप टू अग्निपथ। उसके पहले अमर अकबर एंथनी शायद पहली दफ़ा है जब हमारे दर्शकों को वो ज़ुबान जो वो जीते हैं, जो वो देखते हैं और जो वो बोलते भी हैं, पहली दफ़ा शायद वो देखने को मिली थी। तो उसका इम्पैक्ट आप सोचिए क्या हुआ रहेगा। जो बच्चन साहब का जो किरदार है ना, जो ब्लैक की टिकटें बेचता है सिनेमा हॉल के बाहर, और उसके पहले 1960s में थिएटर सीन में, कॉलेज थिएटर सीन, साबू सिद्दीक कॉलेज थिएटर में और प्रोफेशनल थिएटर में भी कादर साहब ने 2 नाटक लिखे थे। एक था लोकल ट्रेन, जिसमें पूरा लोकल ट्रेन का एक इमेज उनने पैदा किया था, जो बहुत ही गजब का प्ले है, जिसमें सारे एक्टर्स ऐसे ऐसे झूम रहे हैं जैसे एक लोकल ट्रेन चल रहा है। और दूसरा था ताश के पत्ते। तो पहली दफ़ा शायद उनने जो बम्बैया ज़ुबान है, जो पोइट्री ऑफ द फुटपाथ है, उनके लेखन में एक लेखक के दौर से वो लाए थे दर्शकों के नज़रिए तक। तो एक फुकटिया जो नाटक थी उनके लिए एक उमाज थी, और ये भी एक उम्मीद थी कि दर्शकों को, जैसे आप बोल रहे हैं कि इतने सारे लोग आए थे, शायद इस वजह से आए, जो टाइटल है फुकटिया और जो ज़ुबान है प्ले का और जो ह्यूमर है, वो हमारे सड़क की जो ह्यूमर है और सड़क की भाषा है। तो ज़्यादा उसे देखने को नहीं मिलता है फिल्मों में, और फिल्मों में शायद मिलता है लेकिन नाटकों में ज़्यादातर शायद नहीं मिलता है। हिंदी थिएटर और इंग्लिश थिएटर में शायद इतना नहीं होता होगा, उसकी वजह से शायद एक अनोखी बात थी फुकटिया को लेकर के। आपने चूंकि बहुत सारी फिल्में देख भी रखी है जी, और आप फिल्म खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और फिल्म फ्रेटर्निटी में आप घूमते भी हैं, हाँ। और इतने सालों से आप काम कर रहे हैं और आप खुद एक अच्छे राइटर भी हैं। आपसे ये सवाल करना जायज़ बनता है, क्या पहले की फिल्में हाँ। और अभी की फिल्में थोड़ा रास्ता भटक गई है क्या? मैं पहली की फिल्मों में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ मैं, लेकिन ये बुरी बात है क्योंकि मुझे ज़्यादा देखनी चाहिए। आई शुड ट्राई टू स्टे अप टू डेट। लेकिन क्योंकि मैं एक्चुअली बाय एजुकेशन एक हिस्टोरियन हूँ, तो
अभी इतिहासकार का रुचि होता है इतिहास में, अभी क्या किया जा सकता है इस बात को लेकर के, इसमें कोई मतलब उसमें कोई गलती तो नहीं है। लेकिन हाँ, कई लोगों, मेरे दोस्त भी कहते रहते हैं मुझे कि क्या यार तुम पास्ट में जिया करते हो, आजकल की फिल्में देखो। लेकिन आजकल की फिल्मों में इतना रुचि नहीं है मुझे, मैं क्या करूं, मैं ज़्यादातर पुरानी फिल्में ही देखता हूं, मुझे उनसे ज़्यादा मज़ा मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है और जनरली मज़ा आता है उन्हें देखने में। मेरा जैसे एक डाइट है ना, तो वो मेरा डाइट है। अभी मैं डाइट को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल की फिल्मों को भी देखने को। सबका एक शौक होता है, जैसे सबका एक शौक होता है, एग्जैक्टली। मेरा शौक है कि जिस फिल्म में तलवार और घोड़े हो मैं जरूर देखूंगा। एग्जैक्ट सेम मेरा भी वही है कि जिस फिल्म में घोड़ा है मुझे देखने को। अभी आजकल की फिल्मों में घोड़े इतने नहीं होते ना, क्या करें, लेकिन घोड़े, बिल्कुल आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है नवीन भाई, क्योंकि पुरानी फिल्मों में ये भी बात है कि पुराने जमाने में अगर आपको अभिनेता बनना था ना, तो बताते थे कि घुड़सवारी जरूर सीखनी चाहिए। आजकल तो शायद कुछ नहीं छोड़ा हूँ, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, कहीं भी जिस भी सीरीज में जिस भी फिल्म में तलवार और घोड़े है मैंने सब देखा है। एग्जैक्टली हर थर्सडे को रीगल में शिवी डूंगरपुर, द ग्रेट शिवी डूंगरपुर फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के अनुसार पुरानी फिल्मों के स्क्रीनिंग्स करते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, और इतनी बड़ी भीड़ लगी होती है वहाँ पे, लाइन रीगल सिनेमा के बाहर ऐसे बहुत ही लंबी सी लाइन, कौड़ियाले सांप की तरह पूरे रीगल के आसपास आप देखोगे इस लाइन ऐसे ऐसे सारी कवर कर देती है पूरी कोलाबा को। और वो तो मैं हर थर्सडे जाता हूँ, कल भी मैं जा रहा हूँ द गुड द बैड एंड द अगली देखने के लिए। अच्छा, तो गुड, कमाल की फिल्म है, याद है ना वो, उसका ट्यून तो आप याद करोगे। हाँ, तो और उन फिल्मों का प्रभाव भी काफी हमारी फिल्मों पे पड़ा था, जैसे जो वेस्टर्न फिल्म्स थे, जो काउबॉय फिल्म जिसमें घोड़े होते थे वगैरह। तो मैं ज़्यादातर पुरानी फिल्मों में ही रुचि रखता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल की फिल्मों में भी रुचि रखना। आपने इतना काम किया है, विवान शाह के लिए क्या बच गया है, क्या करना रह गया है? बहुत कुछ करना रह गया है, बहुत कुछ सीखना रह गया है, बहुत कुछ जैसे अब कह रहा था कि देखना भी रह गया है। लेकिन आई थिंक बहुत कुछ अभी जो कुछ भी सीखा है उसका अमल करने का मौका तो मिला है, लेकिन होपफुली और मौके मिलेंगे अपने जो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हम, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कोर्ट में जो मैंने जो बिहारी भाषा सीखी थी आप लोग की मदद से, उसका अमल और इस्तेमाल करने का इतने सारे मौके मिले हैं नाटक में और फिल्मों में। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इन गलियों में मैंने जो अवधी भाषा की थी, अगर मैंने उसके पहले कोट नहीं की होती ना, तो मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी में ला पाया इन गलियों में थैंक्स टू कोट, क्योंकि मैंने उसके पहले कोट किया था। फिर मैंने एक प्ले भी किया था, मेधा और जुम्बिश, जो एक चिल्ड्रंस प्ले है, उसमें भी एक बिहारी भाषा करने का मौका मिला। उसके पहले मैं बोल रहा था कि सीमा जी के साथ गुल्ली डंडा प्रेमचंद जी की कहानी की थी, उसमें भी ब्रज भाषा करने का मौका मिला। तो अगर मैंने कोट नहीं किया होता तो मुझे पता नहीं कि मैं कैसे उन 3-4 घोड़ों पे सवार हो पाता ना। कोई ड्रीम रोल? ड्रीम रोल एक बम्बैया किरदार करना, क्योंकि वो मेरे मोहल्ले की कहानी है, वो मेरे मोहल्ले की भाषा है। हालांकि मुझे करने को मिला है बॉम्बे वेलवेट में और एक दूसरी फिल्म कबाड़ द कॉइन, इन दोनों फिल्मों में मैं एक बम्बैया किरदार हूँ, और अपने प्ले में तो किया था मैंने। लेकिन ये भी एक बहुत ही कमाल की चीज़ है कि मैं एक्चुअली उस प्ले में अभिनय नहीं करने वाला था, मैं सिर्फ निर्देशन ही देने वाला था। आई वॉज नॉट सपोज टू एक्ट इन द प्ले। वो रोल एक भविष्य डायरेक्टर का है क्या? डायरेक्टर बनना है आपको? वो नाटक में एक्टिंग और डायरेक्टिंग करना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत ही, फिल्मों में भी। लेकिन फिल्मों में शायद ये एक एडवांटेज है कि एक वीडियो असिस्ट नाम की चीज़ होती है, मॉनिटर प्लेबैक, वो नाटक में नहीं होती। तो अगर आप नाटक में, अगर आप डायरेक्ट भी कर रहे हो और एक्ट भी कर रहे हो, भाग भी ले रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो उस सीक्वेंस में, उस सीन में, तो बाहर से किसका नज़रिया आपको सुलझाएगा, कौन आपको बताएगा कि आप गलत कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो या इसे सुधारना चाहिए। तो उसमें बहुत बहुत मुश्किल काम था प्ले में एक्टिंग और डायरेक्टिंग करना। लेकिन खुशी की बात यह है कि मुझे वो जो ड्रीम रोल की बात कर रहे हो, जो बम्बैया भाषा की जो है, उसमें वो बहुत भरपूर मुझे करने का मौका मिला। और तो ये भी हो सकता है कि वो ड्रीम पूरा हो गया। और बॉम्बे वेलवेट में भी आपका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था। हाँ, उसमें एक क्रिश्चियन कैथोलिक, जैसे एक, उसे प्यार से हम महाकापा बुलाते हैं, जैसे मुस्लिम को मियाँ भाई बुलाते हैं, तो क्रिश्चियन को महाकापा बुलाते हैं। वो एक मैक टाइप का, जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और जिस कम्युनिटी से मैं बहुत प्यार भी करता हूँ, मेरे लिए एक बहुत ही एक खूबसूरत कम्युनिटी है। मैं
एक अपने आप को एक ऑनररी मैक मानता हूँ, क्योंकि मेरे इतने सारे दोस्त हैं और मैं आपको बताऊं, जैसे उनके आपका साथ बड़ा बैंड्रा हुआ का, था। हाँ। आपका बैंड्रा का है, मेरी एक ख्वाहिश है मैं एक हैदराबादी हिंदी में। अच्छा, ओके। वो बचपन से मैं फिल्में देखता था, 2-3 फिल्में आते हैं ना, हाँ, क्या रे मियाँ मैं इधर इतना दिन चार मीनार में बैठा है और वो भी वो साला बहुत ही अंग्रेजा मेरे को गाली दे के बहुत चला गया। खतरनाक भाषा वो है, लैंग्वेज कमाल मेरे की को बहुत भाषा अच्छी है, लगती कमाल है, की भाषा काश है। वो मौका लगे। लेकिन आप एक बात बताइए, आप ओरिजिनली बिहार से हो? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, जहाँ आप शूट कर रहे थे वहां से केवल 70 किलोमीटर दूर मेरा घर था, ओके। ओनली 70 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो वो पूरा बेल्ट है हमारा, मतलब हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है जमुई, ओके। जो है वो महावीर जैन का जन्म स्थान माना जन्म जाता है। स्थान माना हाँ, जाता है, हाँ। वो तो वो नज़दीक ही है। और हम तो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के, नहीं हाँ, सॉरी, जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त हुआ था गया, और नालंदा यूनिवर्सिटी के हम लोग। एग्जैक्टली, हाँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही शूट कर रहे हाँ थे हम। शूट कर रहे थे हम लोग, तो वो बहुत अच्छी जगह थी, बहुत अच्छा चीज़ हमने। नहीं, कोर्ट तो मेरा जिंदगी का मैं सबसे वन ऑफ द सबसे शायद एक अभिनय के सफर में तो सबसे महत्वपूर्ण तजुर्बा रहा है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। शाम को खाना बनाना याद है? ऑफ कोर्स, संजय जी, अरे यार, संजय जी के साथ काम करने का मजा ही अलग है। वो सच्ची में क्या कहने, खाना संजय बढ़िया जी के मिल साथ, जाता है। अरे यार उनके साथ बैठना, उनसे इतना कुछ सीखना। मैं संजय जी के बारे में मैं बयान ही नहीं दे सकता हूँ मैं कि कितना प्रेम है हम सबके दिलों में संजय जी के लिए। और अभिषेक और आपका अभिषेक एक्चुअली क्या है कि अपना अभिषेक चौहान ना, हाँ। हाँ, वो भी हमारे बहुत ही खास मित्र हो गए। उनके साथ तो मैं एक नाटक करने वाला था, हाँ, हाँ। अभिषेक के साथ। बहुत ही कमाल के एक्टर हैं बहुत अभिषेक बढ़िया, चौहान। हाँ। और सब के सब, मनोज, इतने सारे, इतनी कमाल के दोस्तियां बन गए, अक्षय, अभिषेक, हाँ। इतने सारे बहुत ही मैं बहुत ही इमोशनल हो जाता हूँ जब मैं कोर्ट के बारे में सोचता हूँ, उन 2 महीनों के बारे में। इतने सारे दोस्तियां, इतने नहीं, सारे वो दोस्ती, यादें थी, इसलिए हम आपके साथ यादें एक कि एपिसोड करना चाह रहे थे, और फिर क्या बात दोबारा है, वो क्या सब बात है। चीज़ों को याद करना चाह रहे थे, तालाब के और आसपास सबसे घूमना। फनी हाँ। बात यह है कि संजय जी ने शायद अभिषेक को, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, अभिषेक को, उनको उनको बताते थे हर दिन की, क्योंकि ऑब्वियसली संजय जी, हाँ। उनने अपना फीस थोड़ा सा रिड्यूस किया था फिल्म के अनुसार। ऑब्वियसली वो जो वो एज ऑलमोस्ट एज अ फेवर कर रहे थे हाँ। थोड़ा सा। तो अभिषेक को जरूर बताते थे हर दिन शूट के बाद कि पैसे मिले या ना मिले, हमको खाना का इंतजाम खाना कर का दिया इंतजाम करो। होना चाहिए। तो हर दिन खाना लिट्टी बढ़िया। चोखा हाँ। बहुत ही एक कमाल की डिश है, जो मैं आज तक बहुत प्यार करता हूँ उस डिश को। मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा था कि देखिए, नसीर साहब जो हैं वो व्यक्तित्व है, अंजुमन है, फराजियत है। अब इतने महान व्यक्ति का बेटा होना मतलब एडवांटेज या डिसएडवांटेज है? नहीं, मैं उस नज़रिए से इसे देखता नहीं हूँ कि एडवांटेज या डिसएडवांटेज होना। तो वो सवाल कभी मेरे जहन में आया ही नहीं है कि एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, क्योंकि मैं ज़िंदगी को, दुनिया को ऐसे उस नज़रिए से नहीं देखता हूँ कि कोई भी चीज़ एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो। आई थिंक सबसे बड़ा इट्स अ ब्लेसिंग। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इट्स अ ब्लेसिंग कि उनके साथ इतना समय बिताने को मिला है, उनसे इतना सीखने को मिला है। तो या कि वो डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है, ये ख्याल कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं है, क्योंकि मैं ज़िंदगी को ही इस नज़रिए से नहीं देखता हूँ कि ये एक बहुत ही एक जो आई थिंक जो एक बेटे और पिताजी का जो रिश्ता होता है, बहुत ही एक सीक्रेट रिश्ता होता है, बहुत ही एक गंभीर रिश्ता होता है, और उसका बयान देना शायद फ्यूटाइल है। उसका हम ही सब जानते हैं कि कि एक पिताजी का प्रेम, एक पिताजी का आशीर्वाद कितना कितना प्रोफाउंड होता है हमारी ज़िंदगी में। तो जैसे सिमिलरली कई लोग मुझे पूछते थे कि हैप्पी न्यू ईयर करने के बाद क्या क्या मिला उससे, क्या फ़ायदा हुआ। मैं ज़िंदगी को उस नज़रिए से देखता ही नहीं हूँ कि क्या फ़ायदा मिला। वो मेरे हिसाब से एक मटीरियल सोच है, मटीरियलिस्टिक मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो एक शायद नेगेटिव शब्द है, लेकिन जब लोग ज़िंदगी को एक मटीरियल लेंस से या मटीरियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्या मिला, क्या फ़ायदा, क्या ना फ़ायदा, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मटीरियल चीज़ें नहीं हैं, ये मेटाफिजिकल चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि एक स्पिरिचुअल चीज़ें हैं ये। तो मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ नौजवानों को कि ज़िंदगी को
सिर्फ इस हिसाब से नहीं देखना चाहिए कि क्या एक मटेरियल आउटकम क्या होता है किसी चीज़ का। एक देयर आर अदर एस्पेक्ट्स टू लाइफ रादर देन जस्ट द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ वेदर, चाहे वो एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो, या चाहे वो प्रॉफिट या लॉस हो, चाहे वो कई सारी चीज़ें हैं ना ऐसे जो हमारी ज़िंदगी में जो जैसे मेजर नहीं की जा सकती, मेजर नहीं की जा सकती उसे एक मटेरियल यार्डस्टिक से। इन चीज़ों को मेजर नहीं की जा सकती, ये चीज़ें हमारे रूह के अंदर जीती हैं। मैं एक बड़ी खास बात आपको बताऊं। हाँ, अब जैसे मेरे पिताजी जी गांव में रहते हैं, एक साधारण से इंसान है। आपके पिताजी नसीर साहब हैं। हमने जितना दिन काम किया साथ में, हम जहाँ भी मिले या जितना मैं आपके घर भी आया, आपको देखा मैं ऑटो से चलते हुए, आपको देखा मैंने पैदल से चलते हुए, आपको देखा मैंने ये, और मैं ओशिवारा में रहता हूँ। तो किसी को थोड़ा सा टीवी सीरियल में लीड काम मिल गया, वो मिल गया, तो उनका फिर स्टारडम बदल जाता है ना, बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, ये बदल जाता है, वो बदल जाता है। और आप ऑलरेडी हैं और आप हमारे जैसे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो वो एक जो परवरिश आपका मिला है, तो वो तो मतलब जी शुक्रगुजार है। सब वही सबसे बड़ा जो एक गिफ्ट मिला है मेरे माता पिता से, वो है परवरिश। जो वैल्यू सिस्टम उनने इंस्टिल किया है हम में, जो वैल्यू सिस्टम उनने इंस्टिल किया है, ये तारीफ के लिए नहीं है, मेरा तो देखा हुआ है। नहीं, वो सब मैं, इट्स ऑल थैंक्स टू देम यार नवीन भाई। जो वैल्यू सिस्टम उनने इंस्टिल किया है हम में ज़िंदगी को लेकर के, और अपने प्रोफेशन को लेकर के, और हर चीज़, आई थिंक ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को लेकर के, आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू हैव बीन इंस्टिल्ड विद दैट वैल्यू सिस्टम एंड दैट अपब्रिंगिंग जिसकी आप बात कर रहे हो। आपसे ऑफ स्क्रीन तो बहुत सारी बातें हमने की थी, कि ऑन स्क्रीन नॉर्मल बात करके भी काफ़ी मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मतलब दर्शक भी और ये हम इतने समय से ये प्लान कर रहे थे, फाइनली आई एम सो ग्लैड कि ये हो पाया, क्योंकि मैं काफ़ी समय से व्यस्त था पिछले 5 दर्शकों को मैं गिफ्ट करना चाह रहा था। तो लोग नहीं, मुझे मैसेज भी कर रहे थे लोग, क्या बात है। कुछ अधिकारी दोस्त लोग हैं, वो यार तूने विवान के साथ, और एक और बात मैं बताना भूल गया कि हम दोनों अगर आप फिल्म कोर्ट देखोगे ना, जो आपका किरदार है अक्षय और माधव, उनका एक बहुत ही दिलचस्प और मीठा रिश्ता है, दोस्ती है, एक भाईचारा है, जिसमें अक्षय माधव को सलाह दे रहा है एक बड़े भाई की तरह, उसको समझा रहा है कि व्यापार के तरीके कैसे होते हैं। ही इज एक्सप्लेनिंग, ही इज मेकिंग हिम लर्न द रोप्स। सो हम दोनों का जो केमिस्ट्री है बहुत ही मज़ेदार है, ट्रिगर पॉइंट है, एक बहुत ही मज़ेदार है। आप जब फिल्म देखोगे, हम दोनों का जो एक दोस्ती है फिल्म में, बहुत ही मज़ेदार दोस्ती है। और खास करके मेरा सबसे फेवरेट सीन तो वो है जब हम दोनों ईंट के भट्टी में, जो हम समझा रहे हैं, वो जो रेत में बना के, याद है? और आप मुझे समझा रहे हो उसके बाद कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, क्या दो सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो उसके ऑफिस में, हाँ, एक नहीं, दोनों भट्टी पर ही है 2 सीन। एक सीन ये है कि जात पात कुछ नहीं होता माधव, हाँ यार, वो बहुत ही गजब का सीन है। और द वे यू परफॉर्म्ड इट यार नवीन भाई, कमाल कर दिया आपने यार। जो भी होता है, सबसे जरूरी होता है शिक्षा और ज्ञान। सुपर यार, कमाल। और उसी जगह पे वो वाला भी सीन है कि वो भी बहुत, हाँ, फ्लैप करके, एग्जैक्टली यार। बट आपके साथ काम करके बहुत ही मजा आया नवीन भाई, बहुत मजा आया। और मैं फाइनली अंत में ये भी कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी चीज़ है लेकिन जिसने हमारे दिल को बहुत ही छू ली, कि जो बिहार के जो लोग हैं, उनकी जो हॉस्पिटैलिटी थी ना, जो हॉस्पिटैलिटी, हर दिन जो देखभाल करते थे हमारे, जो कि खाना पीना को लेकर के, या एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको। जब मैं 2 महीनों के बाद जब मैं वापस घर जा रहा था और मैं सबको बाय बोल रहा था रैप अप करके शूट, एक हमारे एक्टर हैं जिनका मैं नाम बिल्कुल ही भूल गया हूँ, और बहुत दुख की बात है कि उनका नाम भूल गया हूँ। और उनने आके मुझे फाइनली लास्ट वाले दिन पे जब मैं सबको बाय बोल रहा था, एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया, दो मिठाई के डब्बे, जो बहुत ही बिहार के, जो स्पेसिफिक, जो शायद बिहार के अलावा कहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, वो दोनों मिठाई। और उनने बोला कि ये प्लीज़ आप सर को दे देना हमारी तरफ से। इतना खूबसूरत जेस्चर था वो, इतना, मैं तो बहुत ही, ये मुझे इंसिडेंट नहीं पता, नहीं तो कमाल है ना कि ये इट जस्ट गोज टू शो, इट्स वेरी इंडिकेटिव नवीन भाई of how considerate and how loving and caring the people of Bihar are. So salute to the state of Bihar. Thank you very much. Thank you. तो सर, नवकाश के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? नवकाश के दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आप कला में रुचि रखिए, काम में रुचि रखिए,
ज़्यादा जो हमारे प्रोफेशन, अगर आप मैं अभिनय या शो बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बेल्स एंड विसल्स होते हैं जिससे आप कई बार झूम जाते हैं। तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप न बहक जाए और काम से मतलब रखिए और काम में ही दिलचस्पी रखिए और अपने क्राफ्ट को, अपने कला को सुधारते जाइए और ज़रूर एक दिन उस मेहनत का फल आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you. सर आपसे बात करके बहुत ही बहुत अच्छा मजा लगा और इतना मजा आया, इतना मजा आया। एंजॉय किया हमने। थैंक यू यार। और